अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो कंपनी है वो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है। इंटरलूप की स्टार्टिंग जो है वो 25 अप्रैल 1995 को इस्लामाबाद से हुई थी। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। इंटरलूप एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी ये कंपनी धागा बनाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट तैयार करने तक सारा काम जो है वो कंपनी खुद करती है। और इसमें ये कंपनी जो से प्रोडक्ट बनाती है उसमें हॉस्टरी मतलब सॉक्स आ जाती हैं, डेनिम जीन्स का कपड़ा आ जाता है, एक्टिव वेयर्स मतलब जो एक्सरसाइज करने के जो कपड़े होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा ये कंपनी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करती है बड़े बड़े ब्रांड्स को, जिसमें नाइक, अडिडास, पूमा, H&M और लेविस जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं। इसके बाद इसके की पीपल आ जाते हैं, जिसमें CEO जो हैं वो नवीद फाजिल हैं, चेयरपर्सन जो है वो मुश्ताक जुल्करनैन हैं, कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं वो राना अली रज़ा हैं। इसके बाद जो है वो कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर आ जाता है कि इंटरलूप जो है वो जो उसकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। इंटरलूप यूरोप में है, यूरोप में इंटरलूप यूरोप के नाम से, इंटरलूप नॉर्थ अमेरिका में है, और जापान में इंटरलूप जापान के नाम से है, श्रीलंका में टेक्सान श्रीलंका के नाम से है इंटरलूप की कंपनी। फिर इसके बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं, मतलब ये इंटरलूप जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें सबसे पहले हॉस्ट्री आ जाता है, मतलब जो सॉक्स हैं वो आ जाती है, डेनिम आ जाते हैं जीन्स का कपड़ा, टाइटेड अपीयरल्स आ जाते हैं, सीमलेस एक्टिव वेयर्स आ जाते हैं, मतलब जो जीन्स का वो उसका एक्सरसाइज करने के जो कपड़े होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर इसकी सेल्स आ जाती हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स और रिटेलर्स, मतलब इंटरलूप जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो आम लोगों को सेल नहीं करती, बल्कि ये इंटरनेशनली बड़े बड़े ब्रांड्स को देती हैं, जिसमें अडिडास, लेविस, नाइक और H&M जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं। फिर इसका पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आ जाता है कि इक्विटी प्रोफाइल में इसके टोटल शेयर्स और फ्री फ्लोट आ जाते हैं। फिर मेजर शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें इसके डायरेक्टर, CEO, देयर स्पॉन्स, माइनर चिल्ड्रन स्पॉन्सर्स आ जाते हैं जो 69.75% है। फिर जनरल पब्लिक में इसके लोकल आ जाते हैं, जिसमें इसके शेयर्स 19.65 है, मतलब लोकल पब्लिक के पास, और फॉर्जन के पास 0.19% आ जाते हैं। फिर इसके फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जिसमें गेयरिंग रेशियो है और इन्वेस्टमेंट रेशियो है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू सर हम लोगों ने 3 फाइंड किए हैं। सबसे पहले है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड ये इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो देखा जाता है इससे। इसमें अगर 2023 में देखा जाए तो ये काफ़ी इंक्रीज़ था, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और फिर 2024 में देखा जाए तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ये डिक्रीज़ हुआ था। लेकिन अगर 2025 में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे चला गया था, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि नेट प्रॉफिट जो है वो इसका कंपनी का डिक्रीज़ हुआ। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी के जो सेल हैं वो कम हो जाएं और एक्सपेंस बढ़ जाएं, तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो ये रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है वो नीचे गिर जाता है। इसके फिर सेकंड में आ जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि पता चले कि टोटल कैपिटल जो है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है कंपनी को। इसमें अगर देखा जाए 2023 में ये काफ़ी हाई था, 2024 में भी ये स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है, और 2025 में जो है वो शार्पली जो है ना नीचे चला गया, ड्रॉप हो गया ये। कमी की वजह ये हो सकती है कि कंपनी की जो सेल है वो कम हो गई हो, या हाई प्रॉफिट कैपिटल जो है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि मतलब कंपनी ने न्यू एसेट ख़रीदे हों लेकिन अभी तक कंपनी को प्रॉफिट ना हो, तो उस वजह से भी हो सकता है कि ये डिक्रीज़ हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि मार्केट कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ हुआ है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। हाँ, इसमें देखा जाए तो 2023 में ये स्ट्रॉन्ग था, 2024 में ये डिक्रीज़ हुआ है, और 2025 में भी ये फर्दर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। ये जो ग्राफ है ये शो करवाता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इससे कंपनी को कितना जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। और ग्राफ ये भी शो करवाता है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है फ़िलहाल
ये 2025 में डिक्रीज़ हो रहा है। तो ग्राफ ये शो करवा रहा है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं ना वो बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे एक्सपेंसेस ऊपर होते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो कम होता चला जाता है। फिर इसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसमें भी अगर देखा जाए तो 2023 में ये काफ़ी हेल्दी था, मतलब इंक्रीज़ था, लेकिन 2024 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है और 2025 में जो फर्दर डिक्रीज़ होता चला गया है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें शो करवा रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन का प्रेशर है वो ज़्यादा है, मतलब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और कंपनी को चाहिए कि वो अपने जो कॉस्ट्स हैं वो कंट्रोल करें और सेल्स स्ट्रेटजी जो है उसे चेंज करें, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आए। फिर गेयरिंग रेशियो आ जाता है। गेयरिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि पता चले कि कंपनी जो है वो अपने डेब्ट और इक्विटी पे कितना इन्हिसार कर रही है या कितना उस पे ना है। और इसमें अगर देखा जाए तो 2023 में ये मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा हाई था ना बहुत ज़्यादा लो था, लेकिन 2024 में थोड़ा सा नीचे चला गया था, लेकिन 2025 में ना काफ़ी ऊपर चला गया था। तो इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो डेब्ट पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। फिर इंटरेस्ट कवर रेशियो है, ये शो करवाती है कि कंपनी अपने लिए हुए जो डेप्ट है उस पर इंटरेस्ट कितना आसानी से पे कर सकती है। इसमें अगर देखा जाए तो 2023 में ये काफ़ी हाई था, 2024 में ये थोड़ा डिक्रीज़ हो गया और 2025 में भी ये बहुत ज़्यादा लो हो गया। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो है। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर ये देखा जाए तो 2023 जो है उसमें ये डिक्रीज था, स्ट्रॉन्ग डिक्रीज था। 2024 में ये थोड़ा सा ऊपर गया और 2025 में भी ना ये काफ़ी हाई हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इस ये जो ग्राफ है ये हमें ये बताता है कि जब रेशियोज बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने जो प्रॉफिट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो बांट रही है या डिविडेंड दे रही है और अपने पास जो है वो कम अमाउंट रख रही है। इसके बाद डिविडेंड कवर रेशियो आ जाता है। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि कंपनी के पास अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए कितना प्रॉफिट है। अगर देखा जाए तो 2023 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 2024 में डिक्रीज़ हुआ है, 2025 में फर्दर डिक्रीज़ हुआ है। फिर डिविडेंड यील्ड रेशियो आ जाता है। ये शो करवाती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को इनकी इन्वेस्टमेंट पर कितना डिविडेंड दे रही है। अगर 2023 में देखा जाए तो ये काफ़ी स्टेबल था, 2024 में ये स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है और 2025 में ये मज़ीद डिक्लाइन हुआ है। इससे ये ग्राफ ये शो करवाता है कि कंपनी अपने शेयर्स की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कम डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जो और ये हर साल कम हो रहा है। फिर अर्निंग पर शेयर, फिर इसके बाद जो है ये अर्निंग पर शेयर आ जाता है। इसमें देखा जाए तो 2023 में ये काफ़ी हाई था, 2024 में ये डिक्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था और 2025 में ये मज़ीद डिक्रीज़ हो गया है। ये ग्राफ हमें ये शो करवा रहा है यहाँ पर कि कंपनी जो है वो अपने शेयर पर जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी वो वक्त के साथ जो है ना वो कम होता जा रहा है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर इसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है कि इसमें अगर देखा जाए तो 2023 में ये काफ़ी लो था, 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और 2025 में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है ना वो बढ़ गई है। फिर इसके बाद प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियोज आ जाते हैं, पीईजी। इसमें देखा जाए तो 2023 में ये नेगेटिव था और डिक्रीज था। 2024 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और 2025 में ना ये थोड़ा सा नीचे आ गया दोबारा से डिक्लाइन की तरफ। और ये जो अर्निंग ग्रोथ रेशियो होती है ना ये हमें बताता है कि किसी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उनकी ग्रोथ अर्निंग के मुकाबले में कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है। और इस ग्राफ को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि जो कंपनी की अर्निंग ग्रोथ रेशियो है ना वो अनस्टेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू आ जाता है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू, ये जो रिपोर्ट है इसका मकसद ये होता है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो रूल्स और रेगुलेशंस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें ये बताया गया है कि ऑडिटर्स जो हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने
इंटरलूप लिमिटेड की इस रिपोर्ट का जायज़ा लिया है जो 30 जून 2025 को ख़त्म होने वाले साल के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिटर्स जो हैं और इस इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि कंपनी के जो क्लेम्स हैं वो हकीकत के मुताबिक है या नहीं है। फिर इसके बाद ऑडिटर्स ने ये भी बताया है कि ये एक रिव्यू है और मुकम्मल ऑडिट नहीं। इसमें सिर्फ कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे थोड़ी बहुत पूछगछ की जाती है और ज़रूरी पेपर्स होते हैं वो देखे जाते हैं। इसलिए ये एक मुकम्मल ऑडिट के ना मुकाबले में कम डीपली वाला काम है। जो ऑडिट होता है ना वो बहुत डीप तरीके से किया जाता है। फिर सेकंड में आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू। इसमें ये बताया गया है कि ऑडिटर्स ने बताया है कि उनका काम जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है ताकि वो ऑडिट का सही प्लान बना सके। उनका काम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर को देखना है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि उन्होंने अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा है ताकि ऑडिट अप्रोच बेहतर हो सके, लेकिन वो पूरे कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोड्यूस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसके अलावा इसमें थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें ये भी बताया गया है कि ऑडिटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये लगे कि कंपनी ने रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा नहीं किया या फॉलो नहीं कर रही ये जो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है। फिर इसके बाद चेयरपर्सन रिव्यू रिपोर्ट इन गवर्नेंस विद सेक्शन 192 ऑफ द कंप्लायंस एक्ट 2017 आ जाता है। इसके मुताबिक जिसमें चेयरपर्सन शेयर होल्डर्स को बोर्ड की परफॉर्मेंस के बारे में बता रही हैं। इसमें यह है कि ईयर 2025 काफ़ी ना मुश्किल रहा है क्योंकि मुल्क पर इन्फ्लेशन, इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट और करेंसी की जो कीमत इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसे मसाइल ना कंपनी को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है ना इन्होंने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अपना 100% दिया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि कंपनी ने अपनी जो इंटरनेशनली ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं उन पर काम किया है, मतलब इंटरनेशनली अपना बिजनेस जो है ना वो एक्सपेंड किया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी सप्लाई चेन के निज़ाम को बेहतर किया है। डिसीजन करने की जो डिसीजन करने के लिए डाटा और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है ना वो बढ़ाया है। फिर इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि इंटरलूप बोर्ड कंसिस्टेंटली ऑफ 9 मेंबर्स विद डाइवर्स एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। इसमें ये बताया गया है कि बोर्ड में 9 मेंबर्स हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इनमें से 44 जो हैं वो वुमेन हैं, जो दिखाता है कि कंपनी जेंडर डाइवर्सिटी को अहमियत नहीं देती। इसके अलावा सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि बोर्ड ने सारा साल शेयर होल्डर्स को फ़ायदे के लिए शेयर होल्डर्स के फ़ायदे के लिए काम किया है। शेयर पर्सन के मुताबिक बोर्ड के मेंबर्स ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़ैसले किए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बोर्ड और उसकी जो कमेटी है उन्होंने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फ़ॉलो किया है। फिर इससे आगे ये इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कंपनी ने बताया है कि उनका जो बोर्ड और कमेटीज़ हैं वो सही से काम कर रही हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए या एडवांसमेंट के लिए उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब वो बाहर से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस से अपना ऑडिट जो है वो वहाँ से करवाएंगे। इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में रिस्क और कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि बोर्ड ने कंपनी के अंदर इंटरनल को मजबूत किया है। उनकी टीम हर वक्त रिस्क को देखती रहती है और उन्हें हर हाल जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हें हल करने की कोशिश करती है। इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि इंटरलूप ने एजुकेशन, इसके अलावा हेल्थ और वुमेंस की बेहतरी के लिए काम किया है। वो अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखने, बिजली की बचत और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रही हैं जिससे जो ज़मीन है इनको नुकसान ना हो।
फिर इसके अलावा इन पैराग्राफ्स में फ्यूचर प्लान का बताया गया है कि जो इंटरलूप है उन्होंने आने वाले वक्त के लिए वो बहुत उम्मीद है। न्यू इनोवेशंस के बारे में उन्होंने बात की है कि वो न्यू इनोवेशंस पर फोकस कर रहे हैं, काम बेहतर करने और नई मार्केट्स जो है उनको रिव्यू कर रहे हैं वो लोग। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग आ जाता है। इसमें यह है कि जो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है, बीइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनी इज एक्सपोर्ट टू मल्टीपल फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूडिंग करेंसी रिस्क के जो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की वजह से उसे बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें करेंसी रिस्क मतलब करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क, इस तरह के जो मसले होते हैं उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फिर इसमें फर्स्ट पर आ जाता है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नेचुरल हेजिंग। इसमें बताया करेंसी रिस्क का ये है कि जो एक्सचेंज रेट्स में मतलब डॉलर या रुपये में का चेंज होने से जो कंपनी को नुकसान हो, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके बढ़ने का ख़तरा होता है कंपनी को। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क, पैसे ना मिलने या उधार जो दिए होते हैं, क्रेडिट सेल जो की होती हैं उनका। फिर लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो इंटरलूप है एक स्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यूज़ करती है, मतलब कि वो अपने जो उनका नुकसान होता है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल हेजिंग टूल्स आ जाता है और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। इसके अलावा फिर आगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें ये बताया गया कि जब कंपनी बोरिंग्स लेती है, ख़ास तौर पर काम चलाने मतलब वर्किंग कैपिटल, तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होने से उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कंपनी पे। उसके अलावा इसमें मिक्स स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है कि इस रिस्क से बचने के लिए इंटरलूप फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स का एक बैलेंस मिक्स इस्तेमाल करती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 24 और 25 इन मतलब के इन सालों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो कंपनी है उनका फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े थे, जिन्हें उन्होंने बहुत बेहतरीन प्लानिंग से जो है ना वो कंट्रोल किया था। फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब जब इंटरनेशनल कस्टमर से पैसे मिलने में देर हो या कोई रिस्क हो तो उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। मतलब कि जो इंटरलूप है सिर्फ अच्छे और जो बड़े बड़े ब्रांड इंटरनेशनली बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके साथ काम करती है, ताकि पैसे जो हैं वो ना मिलने या इस तरह की चीज़ों का ख़तरा ना हो कंपनी को। फिर चेक एंड बैलेंस की बात आ जाती है कि कंपनी लगातार अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वैल्यूएशन करती रहती है। इसके अलावा ऑपरेशनल कंट्रोल्स आ जाते हैं कि पैसों के रिस्क को मैनेज करने के लिए वो किसी मुश्किल फाइनेंशियल टूल्स की बजाय अपने ऑपरेशनल कंट्रोल्स पर काम करती है या उन्हें यूज़ करती है। फिर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम जब कंपनी के पास अपने बिल वगैरह देने के लिए कैश ख़त्म हो जाए, तो ये जो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है ये अपने लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करती है। इंटरलूप जो है वो हमेशा अपने पास काफ़ी कैश रिजर्व और बैंक फैसिलिटीज़ रखती है, ताकि पैसे की कमी ना हो और उन्हें इस तरह के मसले जो है वो फेस करने ना पड़े। इसके अलावा वो अपने जो वर्किंग कैपिटल होते हैं उन्हें सही तरह से मैनेज करते हैं और बैंक के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं। इसके अलावा फ्रॉम जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि फ्रॉम 2023 टू 2025 द कंपनी मेंटेन्ड एडिक्वेट लिमिटेड डिस्प्यूट इकोनॉमिक प्रेशर्स दिस। इसमें यह है कि इन सालों में मुश्किल हालात के बावजूद कंपनी के पास काफ़ी पैसा रहा था। फिर पॉइंट नंबर 5 है यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स ओवरऑल पर्सपेक्टिव। इसमें यह है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज का आ जाता है कि इंटरलूप यूज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि कंपनी जो है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करती है ताकि करेंसी के रेट्स जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़
होने के रिस्क से बचा जाए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टूल्स का है कि ये फ्यूचर या करेंसी स्वैप्स जैसे मुश्किल फाइनेंशियल टूल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करती। कंपनी की स्ट्रेटजी रिस्क अवर्स है, मतलब ये ख़तरा नहीं मोल लेते। जो इंटरनेशनल ये इंटरलूप लिमिटेड कंपनी है, ये जो है ना वो रिस्क अवर्स कंपनी है। ये ख़तरा मोल नहीं लेते, सिर्फ कैश फ्लोज को सेव रखने पर फोकस करते हैं। इसके अलावा इसकी लास्ट लाइन में बताया गया है कि ओवर द 3 years द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स रिमेन्ड कंसिस्टेंट एंड पर्पस ड्राइव्ड। इसमें यह है कि पिछले 3 साल से इनका ये तरीका एक जैसा कंसिस्टेंट रहा है। फिर इंटरलूप लिमिटेड कंपनी का कंक्लूजन आ जाता है। इंटरलूप लिमिटेड कंपनी रिस्क के बचने के लिए एक बहुत एहतियात और असरदार तरीके इस्तेमाल करती है। मतलब कि करेंसी रिस्क, पैसे की कीमत ऊपर नीचे मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज होने से बचने के लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब नेचुरल हेजिंग का इस्तेमाल करती है या उनका सहारा लेती है, ये कह सकते हैं हम। इसके अलावा क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि पैसे की कमी या उधार के मसले जो होते हैं, मतलब जो चीज़ें क्रेडिट सेल पर की होती हैं, इनसे बचने के लिए वो मुश्किल डेरिवेटिव्स की जगह अपने इंटरनल कंट्रोल जो है उनको मजबूत रख देती है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरलूप लिमिटेड का कंपनी का मकसद जो है हमेशा मजबूत और स्टेबल रहना है।